जय हिंद। आप सब लोग देख रहे हैं AK एकेडमी क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इंडियन आर्मी से रिलेटेड आप चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अदर भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। चाहे आप रेलवे दे रहे हों या फिर SSC GD दे रहे हों, अभी जो वैकेंसी आई है SSC GD की, उसमें भी आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन अगर आर्मी के लिए आप ज्वाइन किए हैं तो आपके लिए ये क्लास मस्ट है, परफेक्ट है। और ये जो कुछ सूचनाएं हैं मैंने आपके लिए रखा है, ये इंडियन आर्मी 2021 एग्ज़ामिनेशन, आपके जो 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देखते हुए, उस एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मैंने टारगेट किया है कि 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी उपस्थिति इस तरह से बनाए रखेंगे तो थोड़ा नहीं चलेगा, उपस्थिति को बढ़ाइए। और सभी लोग से मेरा आग्रह है कि जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता दीजिए, क्लास की वीडियो देखिए, और मैं PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। तो PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्लास की वीडियो कम से कम आप 2-3 बार देखिए, और तीसरी बार आप PDF से उसकी क्लास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, जो कि फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी सवाल है। चलिए फिर भी इसका आंसर कीजिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसमें भी आपको 5 सेकंड है। अस्थमा, रिकेट्स, एनीमिया या फिर घेंघा रोग, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। और फ्रेंड्स, अगर आर्मी की किसी भी पोस्ट की तैयारी आप करते हैं तो इसके लिए आपके लिए ये क्लास काफ़ी परफेक्ट है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, विटामिन D की कमी से जो होता है वो रोग होता है रिकेट्स। सॉरी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये जो अस्थमा है ना, अस्थमा रोग अगर आपसे पूछ दे कि कैसे होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण जो रोग होता है वो अस्थमा, जहाँ का वायु ज़्यादा प्रदूषित है वहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है, अस्थमा। ठीक है। और उसके बाद ये घेंघा रोग की अगर बात करें, ये वाला जो घेंघा रोग है, घेंघा रोग उन व्यक्तियों को होता है जो विटामिन नहीं, आयोडीन कम या फिर नहीं के मात्रा में लेते हैं। आयोडीन कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा रिकेट्स। और ये जो रिकेट्स होता है बच्चों में होता है विटामिन D की कमी से, और विटामिन D की ही कमी से बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है। पर यहाँ पूछा गया है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, रिकेट्स है, तो आपका जवाब रिकेट्स ही होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपको बताना है मनुष्य की आँख की उजली पारदर्शी भाग क्या कहलाती है। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर पुतली, जल्दी से आंसर करेंगे। ये भी काफ़ी इजी सवाल है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के आँख की उजली पारदर्शी भाग क्या कहलाती है। ओके, तो फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और ये कॉर्निया कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज ऑल्सो राइट। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। टेबल टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ या हॉकी, जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। ओके, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। ध्यान में रखेंगे, टेबल टेनिस। इसको ध्यान में रखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं याद, कि चीन के लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनका हाइट ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो गोल मटोल होते हैं। तो टेबल टेनिस, टेनिस जो आप खेलते हैं वो टेनिस होता कैसा है, गोल होता है। आप जिससे टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस या फिर टेनिस, दोनों एक ही बात है। इसमें प्लेयर की संख्या जो, यानी दोनों गेम अलग है, प्लेयर की संख्या 1 या 2 होती है। आपसे प्लेयर की संख्या पूछ सकता है, तो टेबल टेनिस में प्लेयर की संख्या 1 या 2 होती है। और उसके बाद फुटबॉल, ये जो तीनों हैं, फुटबॉल, गोल्फ की नहीं, फुटबॉल और हॉकी, ये जो फुटबॉल और हॉकी है इसमें प्लेयर की संख्या 11 होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हॉकी और फुटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। चलते हैं, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं।
और अगला सवाल है, इनमें से कौन तापमापी में प्रयोग होता है? तापमापी यानी कि टेम्परेचर को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी, जिंक, लेड या कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे, ताप मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 सेकंड हो चुके हैं पूरे। और यहाँ पे मरकरी आप ध्यान में रखेंगे, मरकरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे ABCD आप घबराना नहीं, आपको मान लेना है कि ABCD ऊपर से नीचे तक ABCD है। ठीक है, ऑप्शन में मरकरी का जो आपसे हो सकता है फॉर्मूला पूछ दे कि मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो Hg कहेंगे। ठीक है, मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है। ठीक है, और चलते हैं फिर जिंक। जिंक का अगर आपसे पूछ दे कि जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Zn होता है। अगर जिंक पूछे तो Zn, और मरकरी पूछे तो Hg। ठीक है, और यहाँ पे अगर पारा होता तो पारा तो है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है कितने दिनों का? आपको बताना है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 5 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 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 यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो जिस वक्त चाहे वो राज्यपाल को हटा सकता है, और फिर वहाँ पे क्या होगा, किसी और का शासन रहेगा। ठीक है, या फिर राज्यपाल को रिप्लेस कर देगा, वहाँ से दूसरे राज्यपाल को वहाँ पे बैठा सकता है। तो राज्यपाल को मनोनीत करने का काम ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राज्यपाल को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। यहाँ से फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल जो है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति शासन, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस समय राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है, राज्यपाल का शासन होता है उस जगह पे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है, तो वहाँ पे किसका शासन था? राज्यपाल का शासन था, राष्ट्रपति का शासन नहीं था। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, बचेंद्री पाल या युवराज सिंह? जल्दी से आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको इसका आंसर करवाया है, तो इसका आंसर में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे राकेश शर्मा इस वजह से ध्यान में रखना है कि राकेश शर्मा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसे कि रूस कहा जाता था, क्या था, रूस, ठीक है, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सोवियत संघ। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, वो इस वजह से क्योंकि रूस के साथ बहुत सारे देश मिले हुए थे उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति और टेक्नोलॉजी को भी लेकर के, ताकि अन्य देश वो इस वजह से मिले हुए थे ताकि उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता वही रूस प्रदान करता था। हमारे भारत से भी ये जो राकेश शर्मा गए हैं, ये इनको अंतरिक्ष में ले जाने का काम रूस ने ही किया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको बताना है कि मिल्क मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? MS स्वामीनाथन, MS धोनी, वर्गीस कुरियन या प्रकाश नाथ? सॉरी, ऊपर चला गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको उसका करेक्शन करवा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश नाथ। ठीक है, जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, मिल्क मैन के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, वर्गीस कुरियन, ध्यान में रखेंगे, वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, अमृतसर, केरल या मदुरई? जल्दी से बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है?
और फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि आर्मी जीडी के लिए पढ़ रहा हूँ या टेक्निकल के लिए या ट्रेडमैन के लिए। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं आर्मी के लिए, तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में 25,000 वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जिस लेवल का पूछा जाता है, आगे ये तो शुरुआत है, थोड़ा सा और लेवल यहाँ पे थोड़ा जो भी उसमें आता है, या इसको दोनों को लेकर के मिक्स करके मैं आपको लेके चलूँगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो अभी है फ़िलहाल आर्मी को देख करके चलना है, क्योंकि 25 जुलाई को आर्मी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखते हैं, जिन भी भाइयों का 25 जुलाई को एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान में रखिए, क्लास का वीडियो डेली देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई में स्थित है, ध्यान में रखेंगे, मदुरई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल का जवाब है, सॉरी ये 9 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 9 हटा दीजिए। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? जल्द से बताएंगे, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ओके फ्रेंड्स, तो क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी प्लेयर की संख्या कितनी है, 11, ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, या हॉकी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और टेनिस तो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन ही था उसका कि टेनिस और टेबल टेनिस तो में प्लेयर की संख्या उसमें 1 या 2 होती है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है कि लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है। इस एसआई इकाई की जगह आपको एसआई मात्रक लिख सकता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है, केल्विन, किलोमीटर, मीटर या फिर इनमें से सभी? जल्द से बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक पूछा है आपसे। प्रश्नों को ठीक से पढ़िए और तब आंसर कीजिए। वहाँ भी मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में आप आंसर कर देते हैं, इसलिए आपको आपका सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सवाल को पहले समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, या ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा इकाई क्या है, तो इस जगह आप मीटर कहेंगे। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, ठीक है। और जो किलोमीटर है, किलोमीटर में हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं फ्रेंड्स, दूरी। दूरी किस में मापी जाती है, किलोमीटर में, जबकि लंबाई मापी जाती है मीटर में, ठीक है। और ये जो केल्विन है, ये ताप का मापक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मानव शरीर सामान्यतः तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस आपको करवाई है, तो इसमें कंफ्यूज होने की चांसेस बहुत कम है आप लोग को। लेकिन देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 260 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 260 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। अगर आपसे सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और केल्विन में पूछता तो 360 केल्विन। चलते हैं अगले सवाल पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीले लिटमस पत्र को बदल देती है। आपसे पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है, किस कलर में बदल देती है, नीला, हरा, पीला, लाल? जल्द से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, लाल कर देती है, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, ध्यान में रखेंगे। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो लिखा है, इसका आपको सूत्र भी लिख सकता है कि CO2 गैस नीले लिटमस पत्र को बदल देती है, किस रंग में बदल देती है? तो CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये क्या करती है, लाल कर देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एटम? जल्दी से बताएंगे, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मॉलिक्यूल, कहते हैं इसको मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, पंचायत समिति होती है ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे या सभी स्तर पे? जल्द से बताइए, पंचायत समिति होती है। तो फ्रेंड्स ये सवाल बहुत ही इजी था। इसका आंसर कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है सही किया होगा, पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए, जो कंफ्यूज है आंसर देख लीजिए, प्रखंड स्तर पे होता है। ठीक है, पंचायत समिति जो होती है वो प्रखंड स्तर पे होती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, पहले संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन या 36वां संशोधन? जल्दी से आंसर करेंगे, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो देखते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा पहला संविधानिक संशोधन में इसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। ध्यान में रखेंगे इसको और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? खरोष्टी, प्राकृत, ब्राह्मणी या फिर सिंधी? सर्वाधिक प्राचीन लिपि आपसे पूछा गया है कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। ध्यान में रखेंगे, सबसे पुरानी जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि को माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ब्राह्मणी लिपि किसे कहते हैं? इसमें तो कंफ्यूज नहीं है ना आप लोग? ब्राह्मणी लिपि किसे कहते हैं? चलिए, अगर आप जानते होंगे तो आंसर ज़रूर लिखेंगे कमेंट में, और अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। आप अगर पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। आप लोग एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो ध्यान से देख नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो की प्रैक्टिस कम से कम 3 बार कीजिए, और चौथी बार वीडियो का वॉल्यूम कम कीजिए, और PDF वॉल्यूम कम करने के बाद उसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा। उसका आंसर मेरे बताने से पहले आप खुद से कीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है किसका? ये जो कथक नृत्य है, उत्कृष्ट नृत्य है किनका? ये जो नृत्य है कथक किनका है? बिरजू महाराज, MS सुब्बालक्ष्मी, राजा रेड्डी या फिर अल्लाह राखा? जल्दी से बताएंगे, कथक नृत्य किनका उत्कृष्ट नृत्य है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बिरजू महाराज। ध्यान में रखेंगे, बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? महाभारत, आप देखते हैं ना महाभारत और रामायण, तो उसी में आपको वही महाभारत का पूछा गया है कि मौलिक नाम क्या है? राजतरंगिणी, वृहद ग्रंथ, कथा, सरिता सागर या फिर जय संहिता? जल्दी से बताएंगे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना, ये आपके SI में भी पूछा जाता है। SI मतलब सुप्रिटेंडेंट, सॉरी, SI का मतलब होता है, क्या होता है? चलिए, ये क्वेश्चन आज का रहा आप सबके लिए। ये क्वेश्चन है कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, आप सर्च करके लिखिए, कम से कम आपका एक बार रिमाइंड तो हो जाएगा। आजकल क्वेश्चन जानना कोई बड़ी बात है नहीं। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो डायरेक्ट आप गूगल पे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टीचर से ही पूछें महाभारत। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है वो डेटा सही ही हो, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? राजतरंगिणी, वृहद ग्रंथ, कथा, सरिता या फिर जय संहिता? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। ठीक है, जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? पंजाब, केरल, गुजरात या हरियाणा?
जल्दी से आंसर कीजिए। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये केरल का जो है, सॉरी, केरल का ये ओणम मुख्य त्यौहार माना जाता है केरल का। और केरल जो है हमारा भारत का दक्षिणतम राज्य है। दक्षिणतम मतलब आप मैप में जानते हैं ना, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग, ये हमारा इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये इंडिया का मैप है, ठीक, हाँ अब कुछ ठीक है। इस इंडिया के मैप में जो हमारा केरल है वो इस साइड पड़ता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा दक्षिणतम एरिया है, ठीक है। तो हमारा दक्षिणतम एरिया है कौन? केरल। और केरल का ओणम जो है मुख्य त्यौहार माना जाता है। और केरल कौन सा एरिया है? भारत का दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते मैप को तो मैप देखिए कि ये वाला दिशा जो है नीचे वाला ये दक्षिण है, ये वाला ईस्ट है यानी कि पूरब, ये पश्चिम यानी कि वेस्ट, और ऊपर वाला एरिया जो होता है वो नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर होता है, ठीक है। चलते हैं फिर और देखते हैं अगला सवाल। सॉरी आगे कोई सवाल नहीं है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास में निरंतर बने रहिए। और 25 जुलाई को जो भी एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है उसमें मेरी तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी आप लोग, मैंने सोचा है कि आपका जो भी समय अभी बचा है मैं उस बचे हुए समय में ही बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा सकूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 25 जुलाई को ही है, आगे भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है। तो निरंतर बने रहिए क्लास में और क्लास की वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं।